बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यू की बात करने लगे हैं वो है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होती है? ये वो शाख है जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन यही इसकी तारीफ बनती है। उसके बाद है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। हमारे पास जो है यहाँ पर उसने ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सवाल वो पूछता है इन दिए गए आंसर में से कौन सी जो बात है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की मिसाल नहीं है। टायर ब्रस्ट, या उसके बाद है पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर, और उसके बाद सी वाला है इसका क्लाउड फॉर्मेशन, और डी वाला है इसका स्टीम इंजन। सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट सिस्टम में इंटर होती है, ना ही हीट जो है वो सिस्टम को लीव करती है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारे पास स्टीम इंजन वाला, ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के साथ कौन सी बात रिलेट नहीं करती? इट हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज़ स्टेट फंक्शन, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो बात है कि इट हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये वाली बात यहाँ पर रिलेट नहीं करती, जो है ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर है। उसके बाद है हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4, विच इज रिवर्सिबल प्रोसेस? स्लो लिक्विफिकेशन, स्लो एवेपोरेशन, स्लो कंप्रेशन। तो ऑल ऑफ दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ये सारे के सारे प्रोसेस रिवर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डज द एम ओवर एल क्यूब शो? एम ओवर एल क्यूब यानी डेंसिटी, डेंसिटी का ये फार्मूला लिखा हुआ है मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्योंकि 3 लेंथ होती हैं इसमें, लेंथ विड्थ और जो है हमारे पास इसमें हाइट बेस, और यानी 3 लेंथेज होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें जो है ना हमारे पास ये एम ओवर एल क्यूब, ये असल में प्रेशर नहीं है, मास नहीं है, डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। उसके बाद है जी हमारे पास द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, या ऑल ऑफ दीज। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इन सब का सम अप होता है। तो बाय डेफिनेशन ये सारी बातें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद है इन अ सिस्टम ए बी सी द इनिशियल हीट कंटेंट्स आर लेस देन दैट द फाइनल हीट कंटेंट्स। जो फाइनल मिले वो हमारे पास ज़्यादा हैं, जो इनिशियल थे वो कम थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर गई। इंट्रोपी जो है चेंज इन सिस्टम जो आया वो हमारे पास जो हीट है वो इंक्रीज कर गई। तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है हमारे पास ठीक है। उसके बाद है फैन फॉर एन आइडियल सिस्टम द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या नेदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली, या नन ऑफ दिस। तो जो आइडियल गैस सिस्टम होता है उसमें इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद है हमारे पास इन लिक्विफिकेशन ऑफ वैक्स द इंट्रोपी इज। वैक्स कहते हैं मोमदार जो चीज़ होती है उसकी जो लिक्विफिकेशन है उस प्रोसेस में इंट्रोपी जो है वो उसमें चेंज पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या ज़ीरो, तो उसमें चेंज जो आ रहा है इंट्रोपी में वो हमारे पास पॉजिटिव चेंज आएगा। उसके बाद हमारे पास व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रबर्ड टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, या इंक्रीज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो पहला केस है, जो पहला लॉ है थर्मोडायनामिक का, वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में ही पहला लाया, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो दुरुस्त है हमारे पास सारे के सारे। यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जो मूवमेंट है वो किस में ज़्यादा होती है? फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड एंड गैसेज, फास्टर इन लिक्विड देन इन सॉलिड एंड गैसेज, इक्वल टू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, या फास्टर इन गैसेज देन इन लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड या सॉलिड से ज़्यादा इनका जो है ये फिनोमेना गैसेज में पाया जाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त है।
उसके बाद है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी ना टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना कम होगा, ना हीट ज़्यादा होगी ना कम होगी। तो हमारे पास जब हीट कम या ज़्यादा नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो आएगा यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज कंप्रेस्ड। उसको क्या किया गया है, इंसुलेटेड कंटेनर में कंप्रेस किया गया। आफ्टर कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ गैस विल हैव, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर जो गैस का है वो क्या हो जाएगा, नंबर एक फॉलन गिरेगा, सिंस मोर मालिक्यूल्स बम्बार्डेड द कंटेनर एंड सो दे मस्ट बी मूविंग स्लोअर, ये ए ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन है फॉलन सिंस द मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद एन अनदर सो देयर एवरेज स्पीड इज लोअर। थर्ड वन है रिमेन कांस्टेंट इफ द कंप्रेशन इज वेरी स्लो। फोर्थ वन जो है, क्योंकि हमने उसको कंप्रेस किया था तो उसका टेम्परेचर राइज यानी वो बढ़ेगा, सिंस डूइंग वर्क ऑन द गैस इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे में कुलयन करेंगे, टकराने से उनकी काइनेटिक एनर्जी आपस में बढ़ जाएगी। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है एट जीरो केल्विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी जीरो। जो जीरो केल्विन होगा उसके ऊपर हमारे पास जो किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास टेम्परेचर नहीं आ रहा, टेम्परेचर नहीं आएगा तो हम जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी अंदर मालिक्यूल्स मूवमेंट जो है वो नहीं इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ने से यानी हीट बढ़ने से, उसका टेम्परेचर बढ़ने से जो है मालिक्यूल्स तेज तेज से मूव करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती। तो पोटेंशियल वाइब्रेशनल डेंसिटी नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी जीरो पे क्या होती है, जीरो। उसके बाद है इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये बाय डेफिनेशन बात है कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम। सिस्टम में ना ही हीट दाखिल होती है ना ही सिस्टम से हीट निकलती है। उसके बाद है इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे फिर आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास होता है, ये बाय डेफिनेशन बात हो गई। उसके बाद है द रिलेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज इज, एडियाबैटिक चेंज का जो रिलेशन होता है वो होता है पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, रिपीटेड क्वेश्चन है, फास्टर इन गैसेस देन लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड की निस्बत ये गैसेस में अमल तेजी से होता है। उसके बाद हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस वो है विच कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन ऑर्डर विद चेंज इन द, क्या चीज़ चेंज करें कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो सेम जैसे फॉरवर्ड में वो था वैसे रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए। सिस्टम को नहीं तब्दील करते बल्कि सराउंडिंग में तब्दीली करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम भी तब्दील नहीं किया जाता। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन एंड ऑफ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली आर रिवर्सिबल, पार्शियल रिवर्सिबल या नॉट रिवर्सिबल या नॉन ऑफ दीज। तो ये जो प्रोसेस है लिक्विफिकेशन का या इवेपोरेशन का, ये पार्शियली रिवर्सिबल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, जो पहला कानून था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, लेकिन ये सेकंड है। सेकंड जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क, कि जो हीट एनर्जी है वो किस तरह वर्क डन में कन्वर्ट की जाती है। उसके बाद है ऑल चेंजेस विच अकर सडनली आर इरिवर्सिबल थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन तीनों प्रोसेस में से किसी से भी जो चेंजेस की जाएंगी सडनली वो सारी की सारी इरिवर्सिबल होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सपेंशन, या किसी चीज़ को यानी एक्सपेंड करना, या एक्सप्लोजन जो धमाका होता है, कंप्रेंशन या किसी चीज़ को कंप्रेस करना, या हीटिंग गर्म करना। तो जो हमारे पास ये धमाके का प्रोसेस है एक्सप्लोजन का, ये हमारे पास एक हाईली इरिवर्सिबल है, हम उसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ऑपरेट कर सकते। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन, जो इंटरनल एनर्जी होती है पर मोल ऑफ गैस वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, विस्कोसिटी, डेंसिटी, या उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर, और उसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारे पास ये जो होता है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ ठीक है। उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv इन गैसियस सिस्टम इज गिवन बाय ऑलवेज Cp ग्रेटर देन Cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर वाली जो है यानी ये ज़्यादा होती है और वॉल्यूम वाली कम होती है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम
टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कुलेयन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। तो गैस के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं, जो एटम्स मौजूद हैं, उनकी कुलेयन रेट बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो एक्सपैंड हम होने नहीं देंगे, हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो टेम्परेचर जो जो बढ़ाते जाएंगे वापस में कुलेयन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो यूनिट टाइम में जो होने वाली कुलेयन थी उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन, बॉयल्स लॉ किस में एप्लीकेबल होता है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर होता है, और ये जो है आइसोटोनिक और आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है वो हम क्या जो है उसमें हम हीट को रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, ना तो हीट ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास हीट कांस्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रेशर बढ़ाएं तब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ाएं किसी गैस का तब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये पी वी का जो प्रोडक्ट है ये टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने लिखा कांस्टेंट, नहीं, गलत है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, तो ये बात दुरुस्त है। सी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ठीक है। उसके बाद है ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेज ड्यू टू, ब्राउनियन मोशन जो होती है, ब्राउनियन मोशन कहते हैं रैंडमली मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल्स। तो ये इंक्रीज इन साइज ब्राउनियन पार्टिकल, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। जब हम मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उनकी जो ब्राउनियन मोशन है वो हीट को ऑब्जर्व करेंगी, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ब्राउनियन मोशन जो है उसमें क्या आ जाएगा? ये इंक्रीज करने से वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी सी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 33 है, एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बात हम पहले कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिहेव लाइक, जो हमारे पास गैसेस की काइनेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह का रवैया रखते हैं? इन इलास्टिक स्फेयर या परफेक्टली इलास्टिक, रिजिड स्फेयर, परफेक्टली इलास्टिक, नॉन रिजिड स्फेयर, या इन इलास्टिक नॉन रिजिड। तो ये हमारे पास एक तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, दूसरा रिजिड स्फेयर के तौर पे बिहेव करते हैं। प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शन टू टोटल एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वन कोलाइडिंग इन अ क्लोज्ड कंटेनर द गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोमेंटम टू वर्क्स, मोमेंटम बिकम्स जीरो, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक को जब कोलाइडिंग हो गई इन अ क्लोज्ड कंटेनर गैस मॉलिक्यूल्स, फिर क्या है? टकराने के बाद एक दीवार के साथ वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या चीज़ है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के लिहाज से ठीक नहीं है? इट इज़ द रीस्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बात ठीक है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद है इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी का कंसेप्ट भी नहीं देता ये, और जो साइक्लो प्रोसेस है ये। तो बोथ बी एंड सी, जो बी और सी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, ये बातें दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग। अच्छा जी। उसके बाद है हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्राम अ बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो ये जो हीट का कंसेप्ट है वर्क डन में जो तब्दील होती है इज स्टेटमेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। बाय डेफिनेशन अगर बात करें, फर्स्ट लॉ जो है वो हमारे पास एनर्जी के बारे में था, सेकंड लॉ जो है वो हमें हीट के फ्लो के रेट बताता है। तो ये कंजर्वेशन मास, मोमेंटम और थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ तो एनर्जी के बारे में। ये डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ हमारे पास ये दुरुस्त है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम। जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है उसके लिए कौन सी यहाँ पर बात कही हुई जो है वो ठीक है? द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। तो ये दोनों के दोनों स्टेट फंक्शन है, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, ये बात गलत है। द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ये भी गलत बात है। उसके बाद है हमारे पास जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर
एंड एवोगैड्रो नंबर n इज गिवन एज k इज इक्वल टू आर एन या k इज इक्वल टू आर ओवर n या k इज इक्वल टू n ओवर r या k इज इक्वल टू n r और कैपिटल N। तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन ठीक है, यानी k इज इक्वल टू कैपिटल R बटा कैपिटल N, ये वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है।